स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली और हम लोग जो पार्ट 1 हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, थर्ड चैप्टर, एक्सरसाइज हम उसकी 3.3 कर रहे थे। 3.3 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, उसके बाद उसकी कुछ एप्लीकेशन, उसके कुछ क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए। आज हम फिर से 3.3 एक्सरसाइज जो है उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, आज वहाँ से हम कंटिन्यू करने लगे हैं। क्वेश्चन 5 होगा हमारा टारगेट आज, और उसके क्वेश्चन कितने होंगे 6 से 9। ये 6 पार्ट से लेकर 9th पार्ट तक आज हम इसको करेंगे। और इसके अलावा हम इसकी बात भी करेंगे कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 का 6 पार्ट लिखा है मैंने कि ये डिटर्मिनेंट जो है हमें इसके इक्वल लेके आना है। तो इसमें है क्या, हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर एम एन लिखा हुआ है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर क्या है एल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर एन एल और यहाँ एम और एम स्क्वायर, एल एम एन और एन का स्क्वायर। जो हमें बनाना है हम उसकी तरफ भी देख लेते हैं पहले। ये क्या है एल क्यूब, यहाँ पर एल स्क्वायर है, उसके बाद 1 1 यहाँ लेके आना है, यहाँ एम स्क्वायर एम क्यूब एन स्क्वायर और एन क्यूब। ये जो स्क्वायर है हम पहले ये बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे यहाँ एल स्क्वायर बनाना है और यहाँ एल क्यूब बनाना है, तो आपको पता है इस पूरी रो को अगर मैं एल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल स्क्वायर बनेगा, यहाँ एल क्यूब बनेगा और यहाँ एल एम एन आ जाएगा। इसी तरह से रो 2 को यहाँ पे एम स्क्वायर बनाना है और यहाँ एम क्यूब बनाना है। अगर यहाँ पर एम स्क्वायर बनाना है इसको मुझे, तो एम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि रो 2 को मैं m के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और रो 3 की बारी आ जाए तो n स्क्वायर यहाँ बनाना है, n क्यूब यहाँ बनाना है। तो इसका मतलब है इस R3 को मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमने अभी बताया मैंने आपको, हम वो कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने लगे जी, मल्टीप्लाइंग R1 बाय किसके साथ करना है जी, L के साथ, R2 बाय M, R2 को M के साथ करना है और R3 को N के साथ करना है। ये हमने सारा प्रोसेस लिख दिया है। तो बन क्या जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको हम L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा L M और N आएगा, और यहाँ पर L स्क्वायर आएगा और यहाँ पर L क्यूब आएगा। और हमने ये बात की थी वहाँ पर जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था, जब किसी डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको बाहर से डिवाइड भी किया जाता है। तो यहाँ पर इसको हम L को डिवीजन में भी लिख देंगे, और डिवीजन में क्यों लिखा है कि हमने इसको R1 को L के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से R2 की बारी है, R2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, M के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब M के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, N L M लिख लें या L M N लिख लें, एक ही बात है। तो हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। ये भी बनेगा L M और N, और यहाँ पर आएगा M का स्क्वायर और यहाँ आएगा m का क्यूब। उसके बाद लास्ट पे m के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया और m के साथ इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो l जो है वो R1 की वजह से आया है और m जो है वो R2 की वजह से आया है। इसी तरह से R3 जो है इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा l m और n। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड हमें लेके आनी है इसकी। तो ये सारा प्रोसेस जो कर रहा हूँ मैं लेफ़्ट हैंड साइड के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पर n का स्क्वायर और n का क्यूब आ जाएगा, ये आ गया। तो अब इसकी वजह से भी तो n आएगा, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि
हमें ये नज़र आ रहा है कि जो C1 है इसमें से LMN कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो टेकिंग LMN एज कॉमन फ्रॉम C1 से ये कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 1/LMN आ गया, और कॉमन लिखेंगे तो ऊपर आएगा LMN। ये नीचे वाला ऑलरेडी लिखा होता है, इसको मैंने वैसे लिख दिया, और ये जो आया ये C1 से बाहर आया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 1 और 1 रह जाएगा, और यहाँ पर उसी तरह से L² आएगा, M² आएगा, और M² आएगा, L³ आएगा, M³ आएगा, और यहाँ पर N³ आ जाएगा, और उसके बाद ये और ये कैंसिल आउट हो गए, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारा राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास आ गई। ये L³ M³ और N³, ये देखें जी, ये हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी, तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए था। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि पार्ट नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हमने लिखा है, ये 7th पार्ट है इसका, कि ये डिटर्मिनेंट हमें शो करना है ये 0 इक्वल है। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 कब आता है। प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा कि जब दो प्रॉपर्टीज में से कोई एक, तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स अगर सेम हो जाए तो फिर भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है। उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम हम 0 कर दें तो डिटर्मिनेंट का आंसर तब भी 0 आता है। तो जब भी आंसर यहाँ पर हमें 0 लेके आना पड़ेगा तो इन दोनों में से कोई एक बात हमें बनानी पड़ेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। पहली बात तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद ऊपर से रो 1 से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले 2 कॉमन निकालेंगे, उसके बाद फर्दर स्टेप देखते हैं कि क्या बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2a 2b 2c a प्लस b 2b और b प्लस c a प्लस c b प्लस c और 2c, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। पहला हमें काम क्या नज़र आ रहा है कि R1 में से 2 कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसको तो कॉमन निकाल लेते हैं। टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम R1 से 2 कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो 2 जो कॉमन निकलेगा उसको शुरू में लिख देना है आपने। तो शुरू में लिख देंगे जी A B और C, ये A प्लस B 2B और B प्लस C, और ये A प्लस C है और ये B प्लस C है और ये 2C वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखिए जी R2 में से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, A कट जाएगा, B रह जाएगा, 2B माइनस B, B रह जाएगा, और B प्लस C माइनस C, C कट जाएगा, B रह जाएगा। इसका मतलब है R2 सारी की सारी B बन जाएगी, ये भी B आएगा, ये भी B आएगा और ये भी B आ जाएगा। उसके बाद हम B को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है ये देखिए जी R1 को R3 में से भी अगर माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो A कट जाएगा और यहाँ C रह जाएगा, और इसको माइनस करूँगा तो यहाँ C रह जाएगा, और इसको माइनस करूँगा 2C में से C माइनस होगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा C। तो इसका मतलब R3 जो हमारी है वो क्या आ जाएगी, C आ जाएगी। उसके बाद हम C को इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो ये भी क्या बनेगी 1 1 1 आ जाएगा, और ये R2 और R3 जो है ये सेम हो जाएगा, और सेम होने के बाद हम इसको कह देंगे कि दोनों सिमिलर हैं, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा 0 होगा। देखिए जी अब हम ये
अभी जो बताया कि R1 को R2 में से माइनस करना है और R3 में से R1 को माइनस करना है, तो ये दोनों ऑपरेशन जो है हम इसमें लगाते हैं। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 माइनस R1 और सेकंड पे R3 माइनस R1। इसका मतलब क्या है कि R2 में से भी मैं R1 को माइनस कर रहा हूँ और R3 में से भी R1 को माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर R1 तो चेंज नहीं होगा, ये A B C रहेगा। जब इसमें से माइनस करूँगा, देखिए A कटेगा, B रह जाएगा, 2B माइनस B, B रह जाएगा, B प्लस C माइनस C, B रह जाएगा। और ये A कटेगा तो C आएगा, B प्लस C माइनस B, C आएगा, 2C माइनस C, तो C ही आएगा, तो ये रहेगा। अब उसके बाद हमें ये देख सकते हैं कि R2 में से B कॉमन आ रहा है और R3 में से C कॉमन आ रहा है। तो ये दोनों जो नंबर्स जो है R2 में से और R3 में से जो कॉमन आ रहा है हम कॉमन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वन जी, हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो टेकिंग B and C as common from R2 and R3 respectively। हम R2 में से B कॉमन ले रहे हैं और R3 में से C कॉमन ले रहे हैं। तो ये R1 का आ गया B और C किसका आ जाएगा, R3 का आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। उसके बाद बच क्या गया, A B और C। यहाँ पर 1 1 और 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 1 और 1। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। और रीज़न क्या देंगे, रीज़न हम ये देंगे कि R2 और R3 क्या है। अच्छा, ये जो डॉट डालता हूँ 3 इस तरह से, मैथमेटिकल टर्म में ये सिंबल होता है बिकॉज का। आप बिकॉज की जगह ये 3 जो डॉट्स जो हैं इस तरह से ये भी लगा सकते हैं। R2 and R3 आर सिमिलर या आइडेंटिकल भी आप लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। तो ये आंसर क्या आ गया 0। तो ये 7th पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन 8th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो 8th पार्ट की पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 है। अब इस 8th पार्ट में हमें इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में लेके आना है। अब इसको शुरू करने से पहले, इसका सलूशन करने से पहले हम ऐसा करते हैं, कुछ नोट में कुछ बातें जो है वो रिकॉल कर लेते हैं कि जो हम बात पहले पढ़ चुके हैं उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। तो नोट में एक प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी है। ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर यहाँ पर ये आ जाता है A1 B1 C1, उसके बाद A2 B2 C2 A3 प्लस यहाँ पर D1 लिख देते हैं, B3 प्लस D2 लिख देते हैं और C3 प्लस D। अगर ऐसा आ जाता है तो ये इक्वल होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब जहाँ पर एडिशन हो रही है हम इसको 2 जगहों में डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले कॉलम में शुरू वाले जो एलिमेंट्स हैं हम वो लिख दें, और वो क्या हैं, वो ये वाले एलिमेंट्स हैं, हम ये लिख दें। और उसके बाद नेक्स्ट वन में दूसरा कॉलम इसको, तीसरा कॉलम इसको बना दें। तो कैसे करेंगे इसको लिखेंगे A3 B3 और C3, ये एक डिटर्मिनेंट बना दिया। उसके बाद प्लस
पहले दो कॉलम्स तो सेम रहेंगे, सिर्फ चेंज किस में आता है, जहाँ पर एडिशन हो रही है। तो एडिशन कहाँ हो रही है, इसमें हो रही है, तो इसको हम इसका थर्ड कॉलम बना देंगे। यहाँ पर हम D1, D2 और D3। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर नंबर्स ऐड हो रहे होंगे हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और उसकी पोजीशन वही रहेगी जो इसकी पोजीशन रहती है। मिसाल के तौर पर अगर नंबर्स यहाँ ऐड हो रहे हैं तो फिर ये तो वैसे ही आएगा, और यहाँ पर जो नंबर्स ऐड हो रहे होंगे फिर वो आपस में स्प्लिट होंगे। अब हमारा क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से है, देखिए नहीं, 7 6 - 3, 7 6 - 3, 7 6 - 3, इट मीन्स दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन C1 कॉलम। पहले कॉलम में कोई फ़र्क नहीं है। सेकंड में देख लें 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, और कॉलम 2 में भी कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ C3 में डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है हम किस में डिफरेंस लेके आएंगे, C3 में लेके आएंगे। अब इसे दूसरे स्टार्ट करते हैं जी, और लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, 7 6 - 3, 2 3 और 5, 6 2 और 1, ये लिखा हुआ है। हम इसको चेंज करेंगे, 7 6 - 3, 2 3 और 5। हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, देखिए 6 को मैं लिख सकता हूँ 7 - 1, 6 आएगा। यहाँ पर 2 है, 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 - 3। ये कैसे नंबर दिख रहे हैं, इसको देख के, लास्ट कॉलम को, इनको देख के लिख रहे हैं, इनको देख के। और उसके बाद लास्ट में क्या है, 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 + 4। उसके बाद जो अभी हमने बात की है, इसको दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। इसको 7 6 - 3, 2 3 और 5, और यहाँ पर 7 5 और -3 लिख देंगे, और प्लस में क्या लिखेंगे, -1। पहले तो हम यही लिखेंगे 7 6 और -3, 2 3 और 5, और उसके बाद -1 -3 और प्लस का 4। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का 8 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया 9th पार्ट, वो भी देख लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ए से डिटर्मिनेंट को हमें 0 इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पर वही दो बातें जो हम बार बार कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कब 0 आता है, कि जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम सारे का सारा 0 हो जाए, या दूसरी बात क्या होती है, कोई सी 2 रोज़ और कोई से 2 कॉलम हम सिमिलर ले आएँ। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इस C1 को कॉलम को C से मल्टीप्लाई कर दें, और इस कॉलम 2 को हम अगर B से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर कॉलम 3 को हम A से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर AB बनेगा, और AB और ये AB, ये क्या हो जाएगा 0। और यहाँ भी, यहाँ से जो अभी मैंने आपको काम बताया, जब इनको आप ऐड करेंगे तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, C1 को बाय C, C2 बाय B और C3 बाय A। जब ये मल्टीप्लाई करते हैं फिर देखते हैं हम क्या बनता है। ये इसी तरह से हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 बनाना चाह रहे हैं, या कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स हम सिमिलर बनाना चाह रहे हैं। तो C1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C के साथ, तो आपको पता है जब C के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी वो होता है। इसी तरह से B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी होगा, A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का AC, और यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर AC आ जाएगा। यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि 0 जब C के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा।
उसके बाद ए को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और ये माइनस का ए बी, और ये सी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी सी माइनस बी सी और 0 आ रहेगा। C1 को C के साथ मल्टीप्लाई किया, C2 को B के साथ मल्टीप्लाई किया और C3 को A के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो माइनस ए सी रहेगा। अगर इसको भी साथ में ऐड करता हूँ ये और ये कट जाएगा, और जब ये दोनों इसमें ऐड करूँगा तो फिर ये दोनों भी कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जब ये इसमें ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमें एक कॉलम 0 0 बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, C1 में हम C2 और C3 को मिला के ऐड कर देते हैं, तो फिर ये क्या आएगा, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, A B C ही रहेगा। जब इसको ऐड करेंगे मिला के तो ये क्या आएगा 0, यहाँ इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस ए सी, इसमें 0 भी ऐड होगा और ए सी भी ऐड होगा, तो ये 0 प्लस ये ए बी भी इसमें ऐड होगा और माइनस ए बी भी, और ये बी सी, ये माइनस बी सी, और ये क्या आएगा 0 आएगा, और ये 0 और ये ए बी, क्योंकि इनमें चेंज तो नहीं आ रहा, चेंज सिर्फ C1 में आ रहा है, तो माइनस बी सी ए सी माइनस ए बी और 0, ये ए सी से कट गया, ए बी से कट गया, और बी सी से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ जो बच गया वो हम लिख लेते हैं, नीचे तो ए बी सी ही आ रहा है, इसको लिख दिया हमने। C1 क्या सारे का सारा हो गया, ये 0 हो गया, 0 0 0 आ गया, और ये 0 और ये ए बी और ये माइनस का बी सी और ये ए सी माइनस का ए बी और 0, ये आपके पास आ गया। तो C1 सारे का सारा 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, और उसकी हम रीज़न क्या देंगे, C1 एंड C, बिकॉज C1 इज़ 0, C1 सारे का सारा 0 है, तो इस वजह से ये डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा 0 होगा। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो क्वेश्चन 5 के 4 पार्ट जो रहते थे हमारे, वो हमने आज के लेक्चर में कवर किए। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, कोई पॉइंट ऐसा है तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कुछ भी। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करेंगे इसका, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, कल हम इसको सीखेंगे। और इसके अलावा फर्दर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज के लिए इतना ही, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।